नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में यूनिट 34 का पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ में हमारा फ्रेंड्स ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है ये पूरा कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे पीवी रेशियो भी कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो सीखेंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग तो पढ़ ही चुके हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है उसको भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे पीबी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ईच यूनिट्स कंट्रीब्यूशन टू इट्स सेल्स प्राइस। यानी हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है अपने सेल्स प्राइस के लिए, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स प्राइस के अगेंस्ट में इंटू 100। बस यही होता है फ्रेंड्स हमारा ये पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपान सेल्स इंटू 100। तो हर एक यूनिट, ईच यूनिट का कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको कंट्रीब्यूशन समझाया था कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। क्यों कंट्रीब्यूशन बोलते हैं? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, इसीलिए इसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो हर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन उसके सेल्स में कितना है इंटू 100, दैट इज पीबी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज में आता है। पीबी रेशियो की वैल्यू हमेशा किस में आएगी? परसेंटेज में कैलकुलेट होकर के आती है। तो अगर सी फॉर कंट्रीब्यूशन और एस फॉर जो है सेल्स हो तो फार्मूला होता है हमारा सी अपान एस, कंट्रीब्यूशन अपान सेल्स इंटू 100। उसी चीज को कंट्रीब्यूशन अपान सेल्स इंटू 100 भी लिखा जा सकता है। अब देखो, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है ना, तो उस हिसाब से हम इसमें इस फार्मूले के एक दो और तरीकों से लिख सकते हैं। अगर पूरा कंट्रीब्यूशन पता है तो पूरा फुल कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, फुल सेल्स प्राइस। जैसे पूरा कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए का है, ठीक है, 2 लाख का, और पूरा सेल्स कितने की हुई है मान लेते हैं 5 लाख रुपए की, कितने हुई 5 लाख इंटू 100। अब अगर नहीं मान लो कि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है कि हर यूनिट के पीछे हमको कितना 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ है और सेल्स कितने की हुई है मान लेते हैं 70 रुपए की सेल्स हुई है इंटू 100। ओके, तो अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपान सेल्स पर यूनिट इंटू 100। कहने मतलब अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो नीचे भी सेल्स पर यूनिट रहेगी, अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो नीचे पूरी की पूरी सेल्स रहेगी, ऊपर पूरा कंट्रीब्यूशन तो नीचे पूरा सेल्स रहेगा। क्लियर हो जाती बात? और देखो, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, जब हम क्या करते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखिए कंट्रीब्यूशन की जगह हमने क्या लिख दिया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या निकलता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, तो नीचे था ही इंटू 100, बात खत्म हुई। तो पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपान सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो दैट इज हमारा पीवी रेशियो। एग्जाम्पल एक देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सरल सा है। इफ द यूनिट सेल प्राइस, अब यहाँ यूनिट प्राइस दिया हुआ है, यानी कि एक का सेल प्राइस दिया हुआ है 160 रुपये, तो एस इक्वल टू 160 हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू दिया हुआ है 120, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है हमारा, 160 में से 120 घटा दीजिए, 160 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 40, तो कंट्रीब्यूशन 40 हो गया। तो हमारा पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन 40 रुपये, हाउ मच इज द सेल्स, सेल्स हमारा दिया हुआ है 160, 160 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा 25। परसेंटेज में आता है पीवी रेशियो, किस में निकलता है परसेंटेज में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25%। कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक पैसे की डिफिकल्टी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि पीवी रेशियो से शायद सरल कुछ हो भी ना। पीवी रेशियो बताता क्या है, सवाल यह है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम में अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यही पूछने की कोशिश करेगा कि अगर पीवी रेशियो ज़्यादा है तो क्या बताएगा, पीवी रेशियो कम है तो क्या बताता है। ओके, तो यही सिग्निफिकेंस। इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी द पीवी रेशियो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पीवी रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा है, पीवी रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि पीवी रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट की बताता है। अब सोचो कोई प्रोडक्ट है जिसका पीवी रेशियो 25% है, कोई प्रोडक्ट है जिसका 70% है, तो कौन बेहतर है? ऑब्वियसली 70% वाला बेहतर है। विथ फर्दर एनालिसिस दिस कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू डिसाइड अबाउट पुशिंग द सेल्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट आर रीप्राइसिंग सर्टन अदर प्रोडक्ट। तो अगर मतलब पीवी रेशियो तुम्हारे पास है, उसमें थोड़ी सी और एनालिसिस कर दी जाए तो मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि क्या हमें किसी पर्टिकुलर किसी सर्टेन प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत है या हमारा जो अदर प्रोडक्ट है
उसको रीप्राइस, उसका दाम घटाने बढ़ाने की जरूरत है, इसका आइडिया आपको लग जाता है। किसका सेल्स बढ़ा सकते हैं, किसको रीप्राइस कर सकते हैं, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है नहीं बिक रहा है तो उसको उसका दाम घटाया तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में पीवी रेशियो आपको हेल्प करता है। याद रखिएगा पीवी रेशियो ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, अगर पीवी रेशियो कम तो प्रॉफिट कम, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसाइडिंग वेदर टू परचेज सर्टेन कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड आर कंटिन्यू देयर इन हाउस प्रोडक्शन। ये इस बात में भी मदद करता है कि हमें कोई सामान बाहर से खरीदना चाहिए कि घर पे बना लेना चाहिए। जैसे अचार है, घर में अचार मैं बाहर से खरीदूं कि घर में बना लूं, अब क्या होगा, घर में बनाऊंगा तो कितना खर्चा लगेगा, बाहर से खरीदूंगा तो कितना खर्चा लगेगा, हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पीवी रेशियो आपको हेल्प कर जाता है। फिर आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अब आपको समझ में आ गया, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। ये ईच यूनिट का कंट्रीब्यूशन उसके सेल्स में कितना है उसके बारे में बताता है। इसको परसेंटेज के टर्म में नोट डाउन करते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 या सी अपान एस इंटू 100। कंट्रीब्यूशन ऊपर रखिए, सेल्स नीचे इंटू 100। अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन दिया है तो पर यूनिट सेल्स लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। और कंट्रीब्यूशन का फार्मूला ही होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाना, तो ये ऊपर लिख दिया हमने। ठीक, इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो हमने देखा कि भाई एक चीज़ है जो 160 रुपये की बिक रही है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपये लग रही है। यहाँ कोई फिक्स कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, या हो भी तो हमें कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ फिक्स कॉस्ट दे रखी हो हमारे लिए इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बस दो ही चीज़, सेल्स और कंट्रीब्यूशन, दो चीज़ें चाहिए, सेल्स और कंट्रीब्यूशन। और अगर कंट्रीब्यूशन ना दिया हो तो हमें सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दे दे, तो वही हुआ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन होता है, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो 160 हो गई हमारी सेल, 120 हो गई हमारा वेरिएबल कॉस्ट, 160 में 120 घटाया, डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, 25% का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पीवी रेशियो कितना है, 25%। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फायदा दे रहा है, टाटा जो है नेक्सॉन ज़्यादा फायदा दे रही है कि टाटा पंच फायदा दे रही है, उस चीज़ का एनालिसिस हम यहाँ पीवी रेशियो से कर सकते हैं। अगर थोड़ी फर्दर एनालिसिस की जाए तो इसकी सहायता से मैनेजमेंट कई सारे डिसीजन ले सकता है, जैसे किस प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहिए, उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह करना चाहिए, और किस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ प्रोडक्ट हमें बाहर से खरीदना चाहिए कोई प्रोडक्ट, या फिर हमें खुद बनाना चाहिए, उसका निर्णय में भी लेने में भी पीवी रेशियो आपकी बहुत मदद करता है। अब आती है फ्रेंड्स हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा। व्हाट इज दिस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी सी बात है, कहानी चाहे इतनी भी हो। देखो, every business is exposed to uncertainties of market competition, unexpected disruption of supply chain or production, disruption and lockdown of market channel due to strike pandemic। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस दुनिया का ऐसा नहीं है जिस पर बाहरी फैक्टर अंदर फैक्टर का प्रभाव ना पड़े। जैसे हो सकता है कंपटीशन की वजह से प्रॉब्लम आपको हो रही हो, या जो चीज़ आप सप्लाई चाहते हो वो मिल ही नहीं रही चाइना से या फिर हमारे देश में, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, या लॉकडाउन लग गया है, या डिस्ट्रप्शन जैसे पैंडमिक आ गई है, महामारी हो गई है, या फिर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी ही होनी, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। ओके, देयरफॉर इन प्रैक्टिस अचीविंग द एस्टिमेटेड और बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल में भी डिफिकल्ट। तो ऐसे में क्या होगा कि जितना हमने उम्मीद की थी, जितना हमने बजट लगाया, जितना हमने बजट बनाया, जितना हमने एस्टिमेट किया था कि हम इतना प्रोडक्शन कर लेंगे, इतनी सेल्स कर लेंगे, इतनी कमाई कर लेंगे, वो डिफिकल्ट होगा। तुमने भले ही 500 करोड़ का टारगेट बना कर रखा है, एक्चुअल में 500 करोड़ में पानी मतलब जो है पसीने छूट जाने हैं आपको 500 करोड़ का टारगेट अचीव करने में। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी भाई, देखो पैंडेमिक आ गया, क्या कर लोगे, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जब तक स्ट्राइक सिचुएशन नहीं सॉल्व होगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता है। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ आती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ये है ब्रेक इवन पॉइंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही फ्रेंड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ओके, तो सोचो कोई प्रोडक्ट है जिसका ब्रेक इवन पॉइंट 70 है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, मान लेते हैं 90 है, तो ये जो 20 का डिफरेंस है, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हम अपना अभी कितना सेफ हैं, 20 पॉइंट से सेफ हैं। सिंपल सी बात है, हमारा 70 रुपये लग रहा है और हम 90 रुपये कमा रहे हैं। बेसिकली यही है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? ऐसी जगह जहां हम सारा खर्चा वसूल चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, सारा खर्चा निकल चुका होता है। तो हम 70 रुपये बना पा रहे हैं और 90 की एक्सपेक्टेड है कि 90 में हम इसको बेच ले जाएंगे, तो 20 रुपये जो हमारा ये फायदा हो रहा है, यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 72 रुपये और 70 रुपये पर मेरा ब्रेक इवन है, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 2 केवल है।
यानी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मेरे पास ज़्यादा सेफ्टी का विकल्प नहीं, यहाँ 2 ही रुपये से बच रहा हूँ, यहाँ मैं 20 रुपये से बच रहा हूँ, तो इस बंदे का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा अच्छा है, इनका कम है। ठीक है, आई बिलीव बात क्लियर हो गई है। इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी आफ्टर इट पेज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है फ्रेंड्स कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कब? जब उसने सारे जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ पे कर दिया है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन जितना भी खर्चा लगा उसको पे कर दिया, और आफ्टर दैट जितना बचा, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 70 रुपये का है और हम इस प्रोडक्ट को 90 रुपये का बेच रहे हैं, तो यही तो 20 रुपये पर प्रोडक्ट हमारा रेवेन्यू कमा रहे हैं, यही तो हमारा इनकम है कायदे से, 20 रुपये ही है ना। मतलब इतना ही रेवेन्यू हम आफ्टर पेइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये 70 रुपये में मेरा जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसमें सारा खर्चा हम निकाल चुके होते हैं, तो 70 रुपये तो सारा खर्चा हो चुका है, 90 रुपये को कमाना है, तो 20 रुपये पर आर्टिकल पर गुड्स के हिसाब से हम कमाई कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि सम डिस्ट्रप्शन इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस इन जनरल। कुछ रिस्क या डिस्ट्रप्शन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस में होती ही होती हैं, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं, है ना। देखो, बट इफ द बिजनेस डिक्लाइंस बिलो द लेवल वेयर देयर इज लॉस। अब अगर मान लो हमारा बिजनेस घटता है, हमारा वो है 70 रुपये का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है और मैं 50 रुपये कमा पा रहा हूँ, 50 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी चली गई, 20 रुपये जेब से जा रहा है। अगर हर प्रोडक्ट के पीछे 20 रुपये जेब से जा रहा है तो क्या मैं ये बिजनेस ज़्यादा दिन तक कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, मुझे बंद करना पड़ जाएगा। वही बोल रहे हैं, वेयर देयर इज ए लॉस सच ए सिचुएशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर हम हरदम लॉस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक हम चल नहीं पाएंगे। दिस लेवल इज इंडिकेटेड बाई ब्रेक इवन लेवल। वो मतलब इस जिस लेवल की यहाँ बात हो रही है, कहाँ पर हम पता करते हैं कि अब लॉस होना शुरू हो गया? ब्रेक इवन से नीचे जब जाए, जैसे हमारा ब्रेक इवन कितना है? 70 रुपये का है, इससे नीचे जब हमारा ब्रेक इवन से भी नीचे हम कमाई करना शुरू करेंगे तो हमारा लॉस होना शुरू करेगा। तो यही बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन लेवल से नीचे अगर हम ऑपरेट करने लगे तो हम ज़्यादा लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 70 रुपये से ऊपर ही रहना है, चाहे 71 रुपये ही कमा लूँ, चाहे 71 ही कमा लूँ, नहीं तो कम से कम 70 रुपये कमा लूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं 70 रुपये ही कमाता रहूँ, 70 मेरा ब्रेक इवन है, 70 ही कमाता रहूँ, तो मतलब फैक्ट्री दौड़ाए रहो, ना तो फायदा है ना नुकसान है, चले रहो टाइप का है। तो किसी न किसी तरह से मेहनत करके हमको इसको 71 तक पहुँचाना होगा, तब जाकर के मैं 1 रुपये कमा पाऊंगा, और इसी 1 रुपये को हम MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह देते हैं। क्लियर हो जाती है बात? ओके, तो द गैप बिटवीन द एस्टिमेटेड या बजटेड लेवल, जो हमने एस्टिमेट किया है, जो बजट बनाया है कि भाई हम 90 रुपये कमा लेंगे उस ऑपरेशन से, और ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन हमारा 70 रुपये का है, इसके बीच में जो गैप होता है 90 और 70 के बीच में जो गैप होता है 20 रुपये का फ्रेंड्स, है ना, इंडिकेट द कुशन अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर सस्टेनिंग इट्स ऑपरेशन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। यही 20 रुपये का जो गैप होता है ये बताता है कि हाँ, अगर हालात ख़राब भी होंगे तब भी बिजनेस कुछ दिन तक चल सकता है, क्योंकि हम 20 रुपये का मार्जिन लेकर के, 20 रुपये का प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं। दिस इज रेफर्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसी को ही ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ये भी परसेंटेज के टर्म में डिनोट किया जाता है। इसको किस में नोट करते हैं? परसेंटेज में ही डिनोट करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमारे सामने है। इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है, कितना एस्टिमेट किया है सेल करने का सर 90 रुपये, माइनस कितना ब्रेक इवन है 70 रुपये, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड सेल इंटू 100। बस 90 में से 70 गया 20, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22.22% आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? हम 22% मार्जिन पे चल रहे हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दिया, एस्टिमेटेड सेल कंपनी की ड्यूरिंग अ ईयर इज 110 लाख रुपए, यानी कि एस्टिमेटेड सेल कितनी है? 110 लाख रुपए कमाने की। ब्रेक इवन कितने पर हो रहा है? 70 लाख रुपए मेरा सारा खर्चा निकल जा रहा है। मैं कितने में बेच पाऊंगा? उम्मीद है 110 लाख में, और 70 लाख रुपए में मेरा टोटल खर्चा निकल जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास 40 लाख रुपए बच रहे हैं। यही मेरा 40 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन हो गया ना एक तरीके, मतलब ये क्या है, हमारा 40 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हो गया, डिवाइडेड बाई हमारी एस्टिमेटेड सेल कितनी है? 110 लाख रुपए, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में हमें चुकी है, तो ये आपका 36.36%, 36.36% हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल करके आती है। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्लियर समझ लीजिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी
जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए। भाई हमारा MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब जैसे इस बिजनेस का 36% है, ठीक है, कोई बिजनेस है इसका 70% है, तो ये बहुत बेहतर कर रहा है। कोई बिजनेस है इसका 5% है, ये खराब कर रहा है ना, मतलब समझ गए। यानी ब्रेक इवन सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा तो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ हमने फ्रेंड्स बात की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम ये देखते हैं कोई भी बिजनेस हमेशा जो उम्मीद करो उसको अचीव नहीं कर सकता है, मतलब जितना हमने टारगेट बनाया है, जितना हमने बजट बनाया उतना हम अचीव कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में एक गैप आ जाता है, किस बात का, कि हम कितना एस्टिमेट किए बैठे हैं और एक्चुअल में हमें कितना जो है, या एक्चुअल नहीं, ब्रेक इवन हमारा पॉइंट कितना है। ब्रेक इवन से क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन से नीचे जाने पर हमें घाटा होने लगता है। तो ब्रेक इवन प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में जो गैप होता है उसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ये सारे खर्चे खत्म करने के बाद, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, सारा खर्चा खत्म करने के बाद में जो रेवेन्यू हम अर्न करते हैं उसे ही रेवेन्यू, मतलब उसे ही हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं, ठीक है। देखो बिजनेस में कुछ ना कुछ डिसरप्शन होते रहते हैं। अगर बिजनेस एक लेवल से ज़्यादा नीचे चला जाए, खास करके ब्रेक इवन से अगर नीचे चला जाए, तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा और हम ज़्यादा दिन तक वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो हमने एस्टिमेट किया है, जो बजटेड हमारा लेवल है उसमें और ब्रेक इवन लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है फ्रेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये जो डिफरेंस होता है यही एक क्वेश्चन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम लोग बैठते हैं सोफे पे तो क्वेश्चन रख लेते हैं, तो क्या हुआ, गैप एक मेंटेन किया कि अब इतनी गैप हमारे इसके सोफे और हमारी पीठ के बीच में इतनी गैप बनी हुई है। तो काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होता है हमें बचाने के लिए, और हम इसी वजह से मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से हम लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको परसेंटेज के टर्म में डिनोट किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड सेल्स में से जो आपका ब्रेक इवन सेल है उसको घटा दीजिए, डिवाइडेड में एक्सपेक्टेड सेल इंटू 100। ध्यान रखिएगा एस्टिमेटेड सेल्स को नीचे भी रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किसको नीचे रखेंगे इस फार्मूले में, आपका जितनी आप सेल की उम्मीद कर रहे हैं उसी के तहत हमने एक कैलकुलेशन करी। एक कंपनी है वो 110 लाख रुपए का एस्टिमेटेड सेल है, तो एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन कितना 70 लाख रुपए का उसका खर्चा ही लग गया, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड सेल को नीचे रखिए इंटू 100 कर दीजिए, तो 36.36% हमारा आ जा रहा है। तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 36% है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट पर ये 36% मार्जिन बना करके कमा करके चल रहा है। अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहा है तो मतलब 100 रुपये में बना रहा है, तो एक्चुअल में ये 136 रुपये 36 पैसे में उसको बेच पा रहा है। बेसिकली 100 रुपये उसकी पूरी बनाने की लागत है। फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, जितनी भी कास्ट हैं सब जोड़ जाड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नया टॉपिक लेंगे जो कि है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो जैसे हमने मार्जिनल कास्टिंग पढ़ ही ली थी, राइट, उसी तरीके से अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एक नया फंडा ही है। क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिंपल शब्दों में एब्जॉर्व करना, सोख लेना, है ना, सुना होगा, एब्जॉर्व करते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, जब सर्दी वगैरह लग जाती है तो भगोने में जो है विक्स वगैरह डाल करके, तौलिया ओढ़ करके, और फिर पूरा जो भाप निकलती है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो मतलब एब्जॉर्व करने का मतलब यहाँ क्या सेंस है, जो कुछ भी उस भगोने से, तो जितना कुछ भी उस भगोने से निकल रही है भाप ना, उसको पूरा एब्जॉर्व करना। हम कुछ जाने नहीं देना चाहते, है ना। इंसान वैसे भी ऐसा होता ही है कि मतलब जो कुछ भी मिले उसको लपेटो, एब्जॉर्व कर लो। एक मेरा कॉलेज में हम पढ़ते थे तो एक मेरा दोस्त था, तो नहीं अपन 12th में जो है साइंस केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-3 केमिकल उल्टे सीधे उठाए और मिलाए, उसके बाद में उसको कायदे से एक नाक रोकी बाबा रामदेव की तरफ, दूसरे सुड़क गया भाई। आफ्टर दैट ऐसी तबीयत खराब हुई उसकी, ही वॉज सेफ, लेकिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, जो दशा हुई है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, जो कुछ भी मिला नली में से पूरा सोख लिया। तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि सब कुछ एब्जॉर्व कर लो, कोई कास्ट छोड़नी ही नहीं। जैसे मार्जिनल कास्टिंग में हम क्या बात करते हैं, मार्जिनल कास्टिंग में जो हमारा फिक्स कास्ट होती है हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम फिक्स कास्ट को कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर चले जाते हैं, राइट। हम बाकी सारे खर्चे जोड़ते हैं लेकिन हम फिक्स कास्ट को नहीं जोड़ते। यहां हम फिक्स कास्ट को भी जोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, किसमें, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। बस इतनी ही बात हमें यहां करनी है, ओके। तो अंडर मार्जिनल कास्टिंग ओनली द वेरिएबल कास्ट इज एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। मार्जिनल कास्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कास्ट को एलोकेट किया जाता है। अब देखो ये बोल रहे हैं वेरिएबल कास्ट, लेकिन वेरिएबल कास्ट का क्या सेंस होता है ये उसको भी समझ लिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये एक एग्जाम्पल है हमारे साथ में सामने। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि फिक्स कास्ट कितनी लग रही है, 1.5 लाख। फिक्स कास्ट ओवरहेड कहिए, फिक्स कास्ट कहिए। उसके बाद जितना भी डायरेक्ट इनपुट जैसे मटेरियल, लेबर, यूटिलिटी लग रहा है, हर बल्ब के पीछे 40 रुपये। वेरिएबल कास्ट ओवरहेड कितना है, 60,000 रुपये।
और टोटल बल्ब कितने बन रहे हैं, 15,000 रुपये। तो जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट है नहीं, जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्यों लेते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ओवरहेड, और ये भी वेरिएबल कॉस्ट ही है। सर डायरेक्ट लिखा हुआ वेरिएबल कैसे, सर वेरिएबल है क्यों, क्योंकि कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगी, कितनी यूटिलिटी लगेगी, वो पर प्रोडक्ट डिसाइड होता है, ठीक है ना। अगर तुमको 100 खिलौने बनाने हैं तो 100 खिलौने का मटेरियल लगेगा, अगर 1000 खिलौने बनाए तो 1000 का मटेरियल लगेगा। क्लियर हो जाती है मेरी बात। तो भाई ये जो 40 रुपये ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम टोटल जो कॉस्ट जोड़ेंगे यहाँ पर किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 60,000 लेंगे और प्लस ये 40 रुपये के हिसाब से कितने बल्ब बनाए हैं, 15,000। तो 15 चौके 60, ये भी जो 60-60,000 अगर आ रहा है, नहीं मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए आ जाएगा, राइट, वो ले लेंगे। तो ये 6 लाख आएगा, तो इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो 6,60,000 रुपये टोटल हमारा खर्चा लगेगा किसमें, मार्जिनल कॉस्ट में। तो हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ दिया सर, ये जो 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ इसको छोड़ दिया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका फिक्स ओवरहेड होता है इसको कहाँ ले जाती है, प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं लेती, इसको हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। हमने बात करी थी इस बारे में, ओके, कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को काउंट करते हैं। अब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को मतलब हम ये सोच बैठते हैं कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट का ये जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं, ये सारा कॉस्ट भी तो वेरिएबल कॉस्ट ही है। यही मैं आपको कंफ्यूजन यहाँ दूर करना चाहता था। अब जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे, ये भी जोड़िए, ये भी जोड़िए और ये भी जोड़िए, सब जोड़ेंगे, बस यही इतना है फ्रेंड्स। ये अब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया। जब हम फिक्स वाला छोड़ दे रहे तो वो क्या था हमारा, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके। तो यही समझना है हमें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जो है प्रोडक्ट में एलोकेट करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया बाकायदा। सो द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड यूनिट विल इंक्लूड ओनली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का खर्चा और वेरिएबल कॉस्ट का ओवरहेड। मतलब अगर हम फिनिश गुड में बात करें तो क्या क्या चीज़ें होंगी, जो हमारा मटेरियल लग गया डायरेक्टली, जो हमारा लेबर लगा, जो हमारा यूटिलिटी में खर्चा लगा, और जो वेरिएबल कास्ट का ओवरहेड है, फर्जी वाले खर्चे, रेंट वगैरह, ये सब, इनको ही हम यहाँ पर जोड़ते हैं। सो रेंट वगैरह जो है वेरिएबल कास्ट में नहीं आएगी, वो फिक्स कास्ट में आएगी। वेरिएबल कास्ट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है कि जितनी यूनिट खर्चा करोगे उतना बिल लगेगा। द कास्ट ऑफ फिनिश्ड गुड यूनिट इन इन्वेंट्री विल इंक्लूड ओनली द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कास्ट। तो यानी कि जो हमारी अगर इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी हुई है फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री का अगर वैल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो अगेन वही डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा और वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा, यही जोड़ते हैं। इट विल नॉट इंक्लूड द फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट व्हिच आर डायरेक्टली टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट या फिक्स कास्ट, ओवरहेड ना भी लिखिए, फिक्स कास्ट को हम यहाँ नहीं नोट डाउन करते हैं, क्योंकि वो सीधे के सीधे कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी मौके पर, मार्जिनल कॉस्टिंग की। हम किसकी बात कर रहे हैं मौके पर, ये सारी चीज़ें मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग जब खत्म हुई और आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो यहाँ पर बस एक चेंज और आ जाता है कि जिस चीज़ को हम यहाँ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट को नहीं ले जाते थे, तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दीज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर आल्सो एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट को एलोकेट कर दी जाती हैं इन एडिशन टू द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अलावा हम जो है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में जितना खर्चा लगा ही, प्लस जो है उसके अलावा फिक्स कॉस्ट को भी इसमें जोड़ लिया जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड फुल कॉस्टिंग या फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम फुल कॉस्टिंग के नाम से या फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। पूरी कॉस्टिंग, कुछ बचता नहीं, सारा हम दाम जोड़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नीडेड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरूरत हमें बाहरी लोगों को रिपोर्टिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज मेनली यूजफुल फॉर मैनेजमेंट फॉर डिसीजन। ये मैनेजमेंट के द्वारा सिर्फ डिसीजन के काम आती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड आउटसाइडर मे नॉट बी मच इंटरेस्टेड इन इट। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में मैनेजमेंट कंपनी जो है इंटरेस्टेड होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में, लेकिन जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है फ्रेंड्स, इसमें बाहरी दुनिया भी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारे शेयर होल्डर्स, ये सब भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, देखो एक कंपनी है जो एलईडी बल्ब बनाती है और हमारे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब हमको क्या करना है, हमको इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से एक बल्ब का दाम और हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक बल्ब का दाम निकालना है।
हमारा पर्पज बेसिकली यही है, ठीक है। तो पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये पूरा खर्चा, ठीक है, उसके बाद ये खर्चा, ये दोनों लेंगे और 15,000 बल्ब हम बना रहे हैं। ये 15,000 क्यों नेसेसरी है? क्योंकि यहाँ एक बल्ब की कीमत या एक बल्ब के पीछे का खर्चा दिया हुआ है। तो 15,000 बल्ब बनाने में हमारा 6 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा और ये 60,000 का वेरिएबल खर्चा है। तो 6,60,000 रुपये फ्रेंड्स हमारी टोटल खर्चा हो गया, ठीक है। 6,60,000 6,60,000 को अगर अपन डिवाइड करने कितने से, 15,000 बल्ब बनाया हमने, तो ये फ्रेंड्स हमारा 15,000 बल्ब टोटल बनाए हैं। तो एक बल्ब की कीमत 44 रुपीज़ निकल करके आ जाती है। एक बल्ब की कीमत कितनी आ गई फ्रेंड्स हमारी? 44 रुपये निकल करके आ गई, ठीक है। तो ये तो आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन हैं। देखो हमारा टोटल खर्चा कितना लगा सर? 40 रुपये का एक बल्ब है, तो 15,000 बल्ब बनाने में 6 लाख रुपये और टोटल 15,000 बल्ब बनाने में जो वेरिएबल ओवरहेड कास्ट है 60,000 रुपये। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 44 रुपये का टोटल खर्चा हो गया। अब आता है कि हमें फिक्स कॉस्ट भी लेनी है। तो अगर फिक्स कॉस्ट भी ले लें तो देखो 1,50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट भी ले लेंगे। सर फिक्स कॉस्ट क्यों लेंगे? क्योंकि अब हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के हिसाब से कास्टिंग कर रहे हैं। मार्जिनल कास्टिंग के हिसाब से 44 रुपये आया है। मार्जिनल कास्टिंग के हिसाब से अभी हमने देखा 44 रुपये। अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में सारे खर्चे लेंगे, तो फिक्स कॉस्ट भी ले लिया, प्लस ये वाले जो डायरेक्ट खर्चे थे 6 लाख रुपये का, ये भी हम शामिल कर लेंगे। 6 लाख कहाँ से हुआ? 40 इंटू 15,000, ठीक है, 15,000, 6 लाख प्लस 60,000 रुपये ये भी जोड़ेंगे। तो अब हमारा कितना हो गया? 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8,10,000 मेरे ख्याल से टोटल मिला करके फ्रेंड्स 8,10,000 रुपये हो रहे हैं। और 8,10,000 रुपये को एक बल्ब, ये पूरे बल्ब का यानी 15,000 बल्ब का है, तो एक बल्ब का पता करने के लिए आई थिंक 54 रुपीज़, 15,000 से अगर आप डिवाइड कर देंगे 8,10,000 डिवाइडेड बाई 15,000 अगर आप कर दीजिएगा तो 54 रुपीज़ का एक बल्ब आ गया। कितने का आया फ्रेंड्स हमारा? 54 रुपये का। याद करिए हमारी मार्जिनल कास्टिंग में हमारा 44 रुपये आया था, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में 54 रुपये आया। महंगा हो गया बल्ब। क्यों महंगा हो गया? क्यों हमें खर्चा ज़्यादा लगा? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे लेती है, ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस नहीं, ओनली वेरिएबल एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। फिक्स वाला एक्सपेंस यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है, फिक्स वाला नहीं लेते। यहाँ वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट हम बोथ को फ्रेंड्स इंक्लूड करके चल देते हैं। बस यही इतना फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी। वही चीज़ें यहाँ पर 44 रुपये और 54 रुपये पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग कम समझ ली। देखो मार्जिनल कास्टिंग में क्या होता है, हम केवल वेरिएबल कास्ट को कंसिडर करते हैं। जो फिक्स कास्ट होती है उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले करके चले जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग ये नहीं करता, ये सारे खर्चे जोड़ता है, चाहे वो फिक्स कास्ट ही क्यों ना हो। तो वेरिएबल कास्टिंग तो हो ही गई, प्लस सॉरी मार्जिनल कास्टिंग तो करोगे ही, प्लस फिक्स खर्चे भी उसमें जोड़ दोगे तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। इसको फुल कास्टिंग या फुल एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग बाहरी दुनिया के काम की होती है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट के तौर पर होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यूज कर लेता है। मार्जिनल कास्टिंग का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट के डिसीजन के काम आती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने एक देखा एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी का, तो जब हमने फिक्स कास्ट को नहीं शामिल किया तो हमारा जो पूरा कैलकुलेशन आया वो क्या था, ये वाला कैलकुलेशन इन 3 चीज़ों से जो आया उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कास्टिंग। और जब हमने फिक्स कास्ट उसमें जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल कास्टिंग। अगर इसको और इसको शामिल करें मार्जिनल कास्टिंग, अगर सारी चीज़ों को शामिल कर लें तो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग हो जाता है। तो एक में 44 रुपये निकल कर आया था, एक में 54 रुपये निकल कर आया था, ठीक है। दोनों हमने देखा था। इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, मार्जिनल कास्टिंग में पहले करके दिखाता हूँ। देखो हमें एक बल्ब बनाने में कितना 40 रुपये लग रहा है। वेरिएबल ओवरहेड लेना है, हाँ बिल्कुल लेना है। 60,000 रुपये टोटल लगा, कितने में? 15,000 बल्ब में 60,000 रुपये, 15 चौके 60, यानी 4 रुपये फ्रेंड्स हमारा लग गया ओवरहेड में, ठीक है। तो 40 रुपये तो पहले ही लगा था और प्लस 4 रुपये इसमें लग गया, तो कुल मिला करके हमारा प्रोडक्ट कितने बना? 44 रुपये का पड़ा कि नहीं पड़ा? बस यही चीज़ है ना। कितने का पड़ा? 44 रुपये का। देखो पिछली बार हमने क्या किया था पिछली बार 40 को 15,000 से मल्टीप्लाई करके पूरा टोटल निकाला था। इस बार क्या किया मैंने, टोटल नहीं, एक यूनिट पर कैलकुलेशन कर दी। एक यूनिट का मतलब देखो यहाँ बता ही रहा है कि जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो 40 रुपये के हैं। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो पूरे के पूरे 15,000 बल्ब का दिया था। तो एक बल्ब का पता कर लेते हैं, 15,000 से डिवाइड करके 4 रुपये आ गए। तो हमारे 40 रुपये और प्लस 4 रुपये 44 रुपये का
टोटल 44 रुपीज़ का खर्चा लगा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई। अब आते हैं अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सब कुछ लेगा, तो 40 तो यही है और 15,000 से हमने डिवाइड किया तो 4 ये हो गया। हियर इज द 40 रुपीज़, हियर इज द 4 रुपीज़, और इसको डिवाइड कर दीजिए, एक यूनिट का इसका भी पता, ये पूरे का है, एक यूनिट का पता कर लीजिए, तो 15,000 हो जाएगा 10 रुपये। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, इट इज़ 10 रुपये प्लस 40 रुपये प्लस 4 रुपये, टोटल फ्रेंड्स मिला करके 54 रुपये हमारे निकला है। कितना, 54 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। तो दोनों तरीक़ों से फ्रेंड्स हमने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। आई बिलीव आपको क्लियर भी हो गया, और ये शायद सरल है, ये ज़्यादा सरल तरीका लग रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग 44 रुपये, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 54 रुपये का खर्चा मांग रही है। वही पूरी कहानी आपको समझाई गई है। थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि भाई क्या फ़र्क होता है किसमें किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, वेयर एज इट इज एलोकेटेड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी ये कॉस्ट पर यूनिट में जोड़ा जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इंक्लूड करते हैं। पहला डिफरेंस, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीबीपी जो रिलेशनशिप होती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसको हम यूज नहीं करते। सीबीपी एनालिसिस हमने सीखी हुई है। ठीक है, कास्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो कास्ट होती है उसको फिक्स कास्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में बाइफर्केट करना पड़ता है, बंटवारा करना पड़ता है कि कौन सी फिक्स कास्ट है, कौन सी मार्जिनल कास्ट है, कौन सी फिक्स कास्ट है और कौन सी वेरिएबल कास्ट है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हमें ऐसे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सारा खर्चा लेना है, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल, हमको सोचना ही क्योंकि ये फिक्स है कि ये वेरिएबल है। दिया है क्वेश्चन में अलग बात है, लेकिन हमको गणित नहीं लगानी है एक तरीके से, देखो, क्योंकि यहाँ सारे खर्चे जोड़ लेने हैं। लेकिन अगर मार्जिनल कास्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें पक्का ही पता करना पड़ेगा इसमें वेरिएबल कास्ट कौन सी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही लेना है, फिक्स कास्ट को छोड़ देना है। यहाँ हमें एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ये गणित लगानी नहीं है, सारी वैल्यूज लेनी है जो कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री इज डिफरेंट इन बोथ द मेथड। ठीक है, जो वैल्यूएशन निकल करके आएगा फ्रेंड्स हमारा वो अलग अलग रहेगा। क्यों रहेगा? जो हमारे फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री, सोचो 1000 बल्ब जो है, अगर हम 44 रुपये यानी कि जो है कौन सा मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से अगर तय करें 1000 बल्ब का, तो 44,000 रुपये लगेगा। और अगर 1000 गुड्स जो है इन्वेंट्री हमारे पास जो पड़ी हुई है उसको हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के हिसाब से 54 रुपये के हिसाब से करेंगे तो हमारा 54,000 रुपये लगेगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंस आएगा प्राइस। ये इसके मार्जिनल कास्टिंग के हिसाब से हमारे पास 44,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के हिसाब से हमारे पास 54,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ओके, और ये क्यों होता है? ड्यू टू एलोकेशन ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, है ना। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम जो फिक्स ओवरहेड होता है उसको शामिल कर देते हैं, इसलिए महंगा हो जाता है। इसीलिए जो है द वैल्यूएशन इज हायर अंडर दिस कंपेयर टू दैट अंडर मार्जिनल कास्टिंग। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कास्टिंग में जो वैल्यूएशन होता है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का वैल्यूएशन हमेशा मार्जिनल कास्टिंग के वैल्यूएशन से ज़्यादा होगा। ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, MCQ टाइप का बना दे आपसे कि जो है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में वैल्यू ज़्यादा आएगी कि मार्जिनल कास्टिंग में वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। तो ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए IIBF खेल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हियर वी हैव हमने बात कर ली फ्रेंड्स में मार्जिनल कास्टिंग मतलब में और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में डिफरेंस में। इसी के साथ ये पूरा इस टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर डन हो जाता है। तो देखो, मार्जिनल कास्टिंग में क्या होता है, हम फिक्स ओवरहेड को शामिल नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को शामिल करते हैं। CBP एनालिसिस मार्जिनल कास्टिंग में होती है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में नहीं होती है। मार्जिनल कास्टिंग में हमें खर्चे को, कॉस्ट को जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बांटना पड़ता है। यहाँ इस एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हमारे पास फिनिश गुड, जो भी हमारे पास में मटेरियल बनता है, उसकी जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री जो हमारे पास स्टॉक होता है, जैसे हमने 10,000 फ्रिज बनाई, 4,000 बेच दी, तो 6,000 जो गोदाम में पड़ी है, वो 6,000 जो होता है फिनिश गुड की जो इन्वेंट्री होती है, उसको दोनों मेथड से अगर आप उसका वैल्यूएशन करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग महंगी है, मार्जिनल कास्टिंग सस्ती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम फिक्स्ड कास्ट को भी शामिल कर लेते हैं, इसीलिए मार्जिनल कास्टिंग सस्ती पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग हमारी महंगी पड़ेगी। है हमारे पास में क्या, हमारे पास में फिनिश गुड्स ही है, लेकिन दोनों के उसमें वैल्यूएशन मेथड की वजह से डिफरेंस आ जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में जो वैल्यू आएगी वो मार्जिनल कास्टिंग से ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।